हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 4 से 5 पॉइंट पर बात करेंगे। तो पहले वो पॉइंट देख लेते हैं कि किस किस पॉइंट पर बात करेंगे। इसके बाद हर एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके लिए ही आज का वीडियो बना है वो है जूनियर असिस्टेंट 1262, जिसकी टाइपिंग आपकी दिसंबर में होने वाली है। इसके लिए छात्र स्किप अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल जायज अभियान है इनका। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए होगा जिनका चयन किसी भी पोस्ट पर हो चुका है ऑलरेडी। उनके लिए है कि वो इसको स्किप करें। तो मैं इसकी डिटेल दूंगा, अभी आगे चल के बताऊंगा कि क्यों आपको ये स्किप करना चाहिए। दूसरा, हमारा एक बैच चल रहा है जूनियर असिस्टेंट 5512 वाला। इस कोर्स में अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या कराया जाएगा, इस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। पूरा रोड मैप आपके सामने रखेंगे कि आगे अब क्या क्या होने वाला है। बेसिक साइंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बेसिक साइंस किसी भी छोटे एग्जाम में, खास तौर से जैसे यूपीपीसीएस, अन्य एग्जाम में अब इसका जो एरिया है ना वो ज्यादा बढ़ गया है। यूपीपीसीएस में इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। अगर कुछ लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आने हैं इसमें। जो छोटा आप एग्जाम देते हो उसमें भी अच्छा खासा इसका पोर्शन आता है। तो ये साइंस पर अभी क्या हुआ था कि आपकी बायोलॉजी पर 5 क्लासेस थी जो कि काफी इनडेप्थ थी। बायोलॉजी आपकी खत्म थी, लेकिन अब इस पर कंटेंट इस तरीके से तैयार कराया गया है कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको घटना चक्र सॉल्व करने बैठोगे ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर जाएगा। प्लस और भी कोई भी बुक आप देख लोगे कहीं से क्वेश्चन, मीन्स A to Z तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट इसके 120 पेजेज का कंटेंट तैयार हुआ है। उस पर डिटेल क्लास आएगी, अभी मैं बात करूंगा आगे इस वीडियो में इस पर भी। तो ये जब आप कंप्लीट कर लोगे ना तो बेसिक साइंस का जो भी पोर्शन पूछा जाता है आपका ये पूरा तैयार रहेगा। तो ये सारे एग्जाम में आपके काम आ जाएगा। आरओ में काम आ जाएगा, जूनियर असिस्टेंट में काम आ जाएगा, और फॉरेस्ट गार्ड का भी हमारा बैच चल रहा है उसमें काम आएगा। फॉरेस्ट गार्ड बैच के बारे में पूरी बात करेंगे कि इस बैच में अब तक क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है, आगे क्या क्या होगा। और फाइनली बीपीओ पेड बैच, क्योंकि एग्जाम डेट का संशय बना हुआ है। आज भी एक छात्र गए थे हमारे, सतीश कुमार आयोग गए थे, उस पर बात करेंगे कि क्या बात हुई इनकी और आप लोगों को कैसे अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो आ जाते हैं पहले टॉपिक पर, जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग स्किप अभियान। छात्र चला रहे हैं, 1262 ही पोस्ट है। इस बीच में कौन कौन से एग्जाम हो चुके हैं जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं, ठीक है। तो उन पे बात कर रहे हैं। लेखपाल 8085 पद ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये एग्जाम जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी तब तक ये जूनियर असिस्टेंट हो गया था, तो मैक्सिमम चांसेज हैं कि वही सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी होंगे। अब चूंकि लेखपाल का आपको पद मिल गया है, जूनियर असिस्टेंट अगर देखो तो जितने भी ये पद हैं इन सब में सबसे छोटा पद है, ठीक है। बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेखपाल की भी बात करते हैं तो ये आपका छोटा पद है। तो अगर आपका लेखपाल में चयन हो गया है, ज्वाइनिंग हो गई, तो बिल्कुल इस चीज के लिए कि आपके लिए दिखाने के लिए एक ज्वाइनिंग लेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जॉब में आप पहुंच गए हो, किसी को दिखाने की ना जरूरत पड़ती ना उससे कोई फर्क पड़ता है कि और कितने कागज आपने रखे हुए हैं। तो छोटी जॉब का तो बिल्कुल दिखावे में मत पड़िए। यहाँ पे जिसके भी नंबर आपसे पॉइंट में भी कम है, 0.25, या कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ, नंबर समान होने पर डेट ऑफ बर्थ से भी बाहर होते हैं। तो एक व्यक्ति को भी जॉब मिल रही है सिर्फ इस वजह से कि आपको तो ऑलरेडी जॉब मिली हुई है और आप उसको स्किप कर रहे हो, तो ये आप एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कल्याण कर रहे हो, ठीक है। वीडियो री एग्जाम 1953 पद, इनका भी ज्वाइनिंग हो चुका है। वन दरोगा ज्वाइनिंग होने वाली है, नियुक्ति पत्र मिल गया इनका। वन रक्षक इनकी ज्वाइनिंग हो गई। बिहार शिक्षक में TRE 2 TRE 3 इनके रिजल्ट आ गए, इनकी तो ज्वाइनिंग भी हो गई होगी, ठीक है। इतने सारे पद, केंद्र सरकार की बहुत सारी भर्तियां जो होती रहती हैं, SSC CGL NTPC वगैरह ये सब। तो अगर आपकी कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो आप लोगों से मेरा भी निवेदन है कि आप लोग इसकी टाइपिंग को ही स्किप करो, ठीक है। DB वगैरह बाद की बात, आप टाइपिंग ही स्किप कर दो। इस दिखावे में मत पड़ो कि घर वालों को ये चाहिए, घर वाले ये बोल रहे थे ज्वाइनिंग लेटर, बड़ा छोटा पद है, इसके ज्वाइनिंग लेटर किसे दिखाओगे, खुद ही शर्म आएगी, ठीक है। बड़े पद का ज्वाइनिंग लो, इससे बड़े पद पे जाओ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, साथ में सहयोग भी है, क्लासेज चल रही हैं, जैसी बात कर रहे हैं ना
कि अब जैसे जैसे आगे इस पर भी बात करेंगे कि आगे अब जो आप लोगों के साथ क्लासेज में या चीजों में होने वाला है वो कुछ हटके होगा। 10-15 दिन बाद ये चीजें शुरू हो जाएंगी। क्यों होगा? क्योंकि पिछले लास्ट 1 ईयर से मैं जो जीएस का पोर्शन जिस तरीके से एमसीक्यूज फॉर्मेट में पढ़ा जाता है ना, पीसीएस प्री वगैरह के लिए, उस तरीके से मैंने लास्ट 1 ईयर से कोई अध्ययन नहीं किया। मेंस वगैरह की राइटिंग वगैरह वो मैं करता रहता हूँ, ठीक है, नहीं किया था, पहली बार मैं कर रहा हूँ। कल मैंने बेसिक साइंस उठाई, जो नया पोर्शन तैयार कराया था। आप लोग मानोगे नहीं, इतना बेस्ट कंटेंट तैयार है कि आप लोग जितना भी पढ़े होगे उसके बाद वो तो आपका तैयार हो ही जाएगा अगर कहीं से पढ़ा है। बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। एक ही क्लास नोट अपने आप में इतने पूर्ण होंगे ना कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम हर सब्जेक्ट पर वर्क करने वाले हैं जहां वर्क की जरूरत है। करंट पर, चूंकि करंट भी मैं पढ़ूंगा, तो करंट जब एक बार पढ़ लिया तो ध्यान रखना, जब मैं कोई चीज पढ़ता हूँ, किसी चीज का अध्ययन करता हूँ, तो वो उसमें बहुत सारी नई चीजें, नए आइडियाज कैसे लिंकअप करना है। सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी टीचर के पास चले जाना, जो टॉपिक पढ़ा रहा हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा दे, कोई एक टॉपिक, 2 टॉपिक याद हो, 3, ऐसा बंदा कोई नहीं मिलेगा जो पूरा सब्जेक्ट A to Z यहाँ से लिंकअप करना है और लास्ट वाली बात से कर दे। कोई मुझे दिखा दें, सामने खड़ा कर दें, 10 मिनट नहीं वो खड़ा हो पाएगा, कितना भी बड़ा यूपीएससी हो, कोई भी टॉपर बना रहे, ठीक है, ये क्वालिटी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी सहूलियत आपको यही मिल जाती है कि सबसे पहले कोई सब्जेक्ट अगर मुझे आपको पढ़ाना होता है तो वो केवल एक सब्जेक्ट नहीं, अगर आसपास के 3-4 सब्जेक्ट हैं और उनका आपस में लिंकअप बन रहा है तो वो भी आपको बना के एक स्टोरी की तरह दी जाती है, जिससे बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर होता है। यही चीज अब होने वाली है कि जब करंट भी होगा ना तो करंट पढ़ने का आपका तरीका बदल जाएगा। जब करंट पढ़ाएंगे तो करंट पर भी वर्क होगा, योजनाओं पर वर्क होगा, बीपीओ में किस पे वर्क होगा, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग भी कहीं पे भी सिलेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल J1262 की टाइपिंग स्किप करें, ये आप सभी लोगों से निवेदन है। आगे चलते हैं। जूनियर असिस्टेंट बैच में अभी क्या क्या कराया जा चुका है और आगे क्या क्या होगा। चलो मैं बैच ही ओपन कर लेता हूं ऐप पर, ठीक है। ये है आपका कोर्स, ये है जूनियर असिस्टेंट का कोर्स, ठीक है। ये सारे कोर्सेस हैं। ये फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स है, बीपीओ मेंस टेस्ट सीरीज, इसके बाद बीपीएससी का चल रहा है, प्रीलिम्स का, इसके बाद आपका बीपीओ का कंटेंट वाला बैच, और ये है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट ओपन किया, अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कंटेंट अगर किसी बैच में प्रोवाइड कराया गया और सबसे बढ़िया लेवल वो जूनियर असिस्टेंट का है। हर सब्जेक्ट तो आपका इसमें मिल जाएगा, आपको हिंदी मिल जाएगी, आपको रीजनिंग मिल जाएगी, आपको इसके बाद यूपी स्पेशल मिल जाएगा, इसके बाद आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, और जीएस तो इतने एडवांस लेवल की हुई है कि जो व्यक्ति सीरियसली नहीं ले पा रहे वो सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप कहीं भी कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में पीसीएस की, इलाहाबाद और दिल्ली तैयारी यूपीएससी की करके आ जाना, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब जिस तरीके से, उसका 40% नहीं होगा, ठीक है। ये गारंटीड जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, इसको देख लेना तरीके से। होता क्या है, जब आपको ऊपर का नॉलेज हो जाता है ना तो आपको लगता है बहुत पढ़ लिया है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बीच में जो गैप्स होते हैं ना उनसे आप क्वेश्चंस गलत करके आते हो। तो सपोज करो किसी टॉपिक से अगर यहाँ पढ़ने के बाद जब पूर्णता आती है तो आप 8 या 9 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, तो गैप वाले से 5 क्वेश्चन भी मुश्किल होते हैं, ये अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है देखो, यूपी स्पेशल के फुल टेस्ट, ये टेस्ट इतने अपने आप में कंप्लीट हैं कि अगर 5 टेस्ट आपने लगा लिए, फिर मुझे बताना कि सर ये सिंगल क्वेश्चन भी आपसे जो स्टैटिक यूपीजी के है उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत एडवांस लेवल के टेस्ट है, मतलब 3 या 4 ऑप्शन आपको आ रहे होंगे तभी एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो 5 टेस्ट को अगर 2 से 3 बार लगा लिया तो पूरा यूपी स्पेशल यहीं से कवर है। ज्योग्राफी आपको प्रोवाइड कराई गई थी, ज्योग्राफी में क्लासेज अंदर ज़्यादा है, ठीक है। पीडीएफ जो है आपकी फैक्चुअल पीडीएफ प्रोवाइड की, 36 पीडीएफ है, तो इसको ओपन किया करो, अंदर पीडीएफ इसकी फैक्चुअल वाली कुछ ज़्यादा है, ठीक है। बाकी जहाँ समझाने वाली है वो क्लासेज अलग है। इसके बाद आगे चलो आपका, तो जनरल स्टडीज न्यू, जीएस की नई क्लास जहां पे अपडेट करने की जरूरत थी, वो कौन सी क्लासेज हैं। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट, इसलिए अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि जूनियर असिस्टेंट वालों को समय दिया गया था, उनको बोला गया था कि तुम्हारी जो क्लासेज हैं पहले जीएस की सारी प्रोवाइड करा दी जाए, जीएस पढ़ लो तरीके से,
बाद में सारा काम शुरू कराएंगे। तो आगे हम इसी पर आ रहे हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री की ये जो क्लासेज है ना, यूपीएससी के क्वेश्चन उठाना, अगर यूपीएससी के 80% क्वेश्चन आप केवल इनसे नहीं कर जाओगे तो बताना। अब लोग बोले यूपीएससी का तो पढ़ने आए नहीं, जूनियर असिस्टेंट पढ़ने आए, ये भी होता ना। अरे कितनी क्लासेज हैं, 23 क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। कितना, 29 मिनट, 44 मिनट, मतलब 1 घंटे से ऊपर क्लास मुश्किल से 2-3 मिलेंगी, वो भी 1 घंटे 20 मिनट 10 मिनट ऐसे। बाकी सारी क्लासेज 1 घंटे के अंदर की हैं। अगर आप 23 क्लास करके मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा कंप्लीट हो जा रहा है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। एक दिन में 2 क्लास करोगे अगर, तो 12 दिन में सारी क्लासेज कंप्लीट हो नहीं, दो 29 मिनट की, 39 मिनट की, 49 मिनट की, 37 ऐसे क्लासेज हैं। ठीक है, और ये करने के बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि घटना घटना चक्र तो आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको देखोगे ना ऐसे ही मौखिक सॉल्व करते चले जाओ। उसकी सारी पीडीएफ है, मॉडर्न हिस्ट्री की हो गई। इसके बाद जहां अपडेट कराने की जरूरत थी, मिडाइवल की हैं आपकी, फिर एंशिएंट की हैं, कंप्यूटर वीडियो क्लास, कंप्यूटर पीडीएफ, हिस्ट्री क्लास, हिस्ट्री पीडीएफ, हिस्ट्री में तीनों की पीडीएफ आ गई। पॉलिटी भी इस एडवांस लेवल पे तैयार कराई गई है कि आपकी यूपी पीसीएस तो कहीं पे भी ऐसा होगा नहीं कि बाहर से आ रहा है क्वेश्चन। फिर यूपी स्पेशल है। जनरल हिंदी, जनरल हिंदी आपकी 30 टॉपिक में हमने डिवाइड किया था, ये नहीं देखा था कि आपके कौन से टॉपिक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बाद में, ठीक है। और सारे टॉपिक, मतलब इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स क्लास और उस पर एक और पीडीएफ, सपोर्ट पीडीएफ, ये आपको दी गई। आगे चल के जनरल हिंदी में आपके टॉपिक वाइज 30 के 30 टॉपिक पर 150 से 200 क्वेश्चन आएंगे, हर एक टॉपिक पर एमसीक्यूज आ जाएंगे। जनरल साइंस जैसा मैंने बोला, अभी 4 क्लासेज थी, आगे जो मेन काम है 10 से 12 क्लासेज पूरी जनरल साइंस पर आएंगी और ये ऐसे कवर हो जाएगा कि फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये जूनियर असिस्टेंट बैच इकोनॉमिक्स तक की क्लासें आपको मिली हैं, बताओ। इकोनॉमिक्स का जो आपकी थ्योरेटिकल क्लास है, यूपीएससी वाले भी जो समझ नहीं बना पाते हैं वो यहाँ पर आपको मिली हुई है, ठीक है। उनकी भी समझ नहीं बनती कि क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, पीएनएन क्या है, पीएन नोट्स क्या है। ये सारी चीजें जब आपकी बनाई, मौद्रिक नीति कैसे वर्क करती है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए, कौन सी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए, संकुचित, इतनी डिटेल में आपको कराया हुआ है कि आप इसको पढ़ो। और है कितना, फिर से देखो, 15 क्लास 30-30 मिनट की, 18 मिनट, 30 मिनट, इतने उसमें काम हो रहा है। अब कुछ लोग इसको देखते हैं, उन्हें आप एक्सपीरियंस से समझो। 20-20 मिनट की हमारी मुश्किल से 30 क्लासें थी वन दरोगा में, और सारे टॉपर हो गए, सब निकल गए। 20-20 मिनट, 25-25 मिनट। और जिसने ये सोचा था इतने में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आज भी वही तैयारी कर रहा है, तो वो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा होगा। तो ये है, थोड़ा सा सोच ठिकाने पर रखो। हम अगर यहाँ से कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, और हमारा लक्ष्य सिर्फ यहाँ पर अब आप लोगों को लाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि अगर आप यहाँ आ गए हो तो आपको सिलेक्शन दिलाना, वो भी अच्छे मार्जिन से। अब ये हो गया आपका क्या, जूनियर असिस्टेंट बैच, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होने वाला है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक साइंस जैसा मैंने बताया, इस पर बहुत ही एडवांस लेवल की क्लासेज आने वाली हैं। 10-15 दिन बाद ये चीज़ शुरू हो जाएगी और फिर लगातार क्लास आएंगी, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जीएस पर पिन पॉइंटेड तैयारी, अभी तक जीएस पर तैयारी क्या हुई, आपको ओवरऑल दे दिया गया कि आप पूरा पढ़ लो, एक आइडिया आपको लग जाए। अब पिन पॉइंटेड क्या होगी उसको देखो, वो बिल्कुल आपका जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से होगी, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी जानकारी होगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कैसे तैयारी होगी, सपोज करो कि अगर कोई क्वेश्चन पिछली बार हम लास्ट के 3-4 पेपर जो यूपी ट्रिपल ने लिए हैं उनका फिर से एक डीप एनालिसिस किया जाएगा, लेटेस्ट वाले। अब वो कहाँ से जीएस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सपोज करो कि अगर उन्होंने किसी अवार्ड से पूछ दिया, साहित्यिक अवार्ड से, ठीक है, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसी से भी बोलो, तो जितने भी अवार्ड होंगे सारे अवार्ड एक पेज पर आ जाने चाहिए। कब हुआ, किसने दिया, किसे मिला, कौन सी संस्था देती है और कब से ये चल रहा है, इतनी डिटेल के साथ हर एक अवार्ड आ जाएगा। अब वो आप कब कर पाओगे, जब आपने इसकी बेसिक चीजें समझ ली हो, ठीक है। चलो ये तो करंट बेस्ड हो गया, थोड़ा और आ जाते। सपोज करो उन्होंने गांधी जी के किसी सत्याग्रह के बारे में पूछ लिया कि गांधी जी का ये सत्याग्रह कब हुआ था, या और कौन कौन लोग शामिल थे। अब चूंकि आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, आप बहुत विस्तृत अध्ययन करके बैठे हो, तो आपको एक 60 से 70% आइडिया हो जाएगा।
100% इतने आसानी से नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम 3 रीडिंग अगर इस सारे कंटेंट की कर ली तो 60 से 70% आपको आइडिया रहेगा। अब हम पिन पॉइंटेड कराएंगे कि हमें गांधी जी के सारे सत्याग्रह शुरू करने हैं, ठीक है। तो अफ्रीका वाले छोड़ दो, इंडिया वाले सारे करने हैं। गांधी जी यहाँ पर आए जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 में जैसे ही वो यहाँ पर आए, 15 में उन्होंने कुछ नहीं किया, 16 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें इन्होंने भाग लेंगे गांधी जी। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेंगे, राजकुमार शुक्ल वगैरह जो बिहार के थे नेता, किसान नेता मिलेंगे, चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताएंगे। 17 में गांधी जी क्या करेंगे, चंपारण सत्याग्रह। फिर चंपारण के बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, है ना, 18 तक ये तीनों निपट जाएंगे। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। ये सारे सत्याग्रह हैं गांधी जी के, ठीक है। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह के बाद क्या हो जाएगा, जलियांवाला कांड हो जाएगा, सत्याग्रह कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद खिलाफत असहयोग आंदोलन, खिलाफत कमेटी के सम्मेलन को अध्यक्षता करेंगे, खिलाफत असहयोग आंदोलन हो गया। इसके बाद गांधी जी फिर आगे चल के सीधा करेंगे कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके बाद आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, और फाइनली इनका गांधी जी का सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, भारत छोड़ो। तो एक बार एक पेज पर कितना, आधे पेज में ये सारे आ जाने, किस डेट में क्या हुआ, कैसे क्या कब। अब चूंकि जब आप पूरा पढ़ के बैठे हो तो अगर डीपली पूछ दिया वो बात हो गई, अगर पिन पॉइंटेड पूछ दिया तो ये आपके पास। ऐसे करके 50 पिन पॉइंटेड टॉपिक सबसे पहले चुनेंगे जहां से लेटेस्ट पूछा जा रहा है। सपोज करो किसी आर्ट एंड कल्चर से कोई पूछ लिया, पिछली बार पूछा था शायद, कोई कला से पूछ दिया, एक कला कहाँ की क्या है, हम वो कला देखेंगे, ऐसी और कलाएं देखेंगे, और सबके एक एक आधे आधे पेज के पे नोट आ जाएंगे, एक जगह सारा कंटेंट। करंट से भी जो चीजें वो निकालनी है, अगर करंट से पूछ रहे हैं तो करंट से निकालनी, लेकिन ये पिन पॉइंटेड तैयारी कब होगी, जब आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी। तो अभी आपके पास समय है, एग्जाम में टाइम है, खास तौर से आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम तो मार्च के पहले नहीं होने वाला है, तो आप तैयारी करके रख लो। एजीएस का सेक्शन पूरा पढ़ के बैठ जाओ, जितने भी लोग हैं। जब ये पढ़ लोगे, पिन पॉइंटेड कराने में मुझे 10 से 12 दिन लगेंगे, इतना पिन पॉइंटेड तैयारी हो जाएगा कि हो सकता है 80% कंटेंट आपका जो है जीएस का यहीं से आ जाएगा। लेकिन ये 20% है, 80% को याद करने में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जब आप पूरा पढ़ के बैठोगे, प्लस बाकी का 20% जो है वही तो सिलेक्शन कराता है या बाहर निकालता है। तो इसीलिए पहले आपको ठोस पढ़ना जरूरी, फिर पढ़ाई से लॉस तो होना नहीं। यूपीपीसीएस देने जाओगे, मजाक मजाक में निकाल के आ जाओगे। फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो जीएस आपको प्रोवाइड कराई गई है यूपीपीसीएस में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, करंट पढ़ लेना और यूपीपीसीएस दे के आ जाना। तो ये पिन पॉइंट है। सपोज करो, और फिर से आ जाते हैं कि जब आपकी पिन पॉइंटेड तैयारी हो रही, किसी भी चीज से अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने राजधानी से अगर इन्होंने पूछ दिया तो सारी राजधानी तो आप याद करके या देख के बैठे होगे ना, सारी नहीं याद करनी। फिर हम देखेंगे कि कौन से देशों की ये राजधानी पूछ रहे हैं, हाल में क्या वो चर्चा में रहे हैं, किसी चीज के लिए चर्चा में रहे हैं, या वहां पे कोई घटना घटित हुई, वो देखेंगे, वो ट्रेंड देखेंगे। फिर उस ट्रेंड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, 20%, 20 नाम या 30 नाम, वो निकाल लेंगे उस साल के जो करंट से रिलेटेड हो, वो राजधानी पे ज्यादा जोर देंगे, बाकी तो आप पढ़ के बैठे हो। इस तरीके से काम होगा, ठीक है। कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश आपका पूर्ण कंप्लीट है, क्लासेज भी मिल गई हैं आपको, रेगुलर क्लासेज भी मिल गई हैं और पीडीएफ भी मिल गई है, प्लस इन पर जो टेस्ट मिले हैं ना 5 फुल टेस्ट, इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, हर टॉपिक पर एमसीक्यू टेस्ट, प्लस आपके पास थ्योरी और वीडियो कंटेंट है, तो कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा। इस तरीके से जूनियर असिस्टेंट बैच का मैंने बता दिया कि आगे चल के आपका 10-15 दिन बाद बेसिक साइंस से काम शुरू होगा, फिर जीएस पर पिन पॉइंटेड काम होगा, इसके बाद करंट पर काम होगा, और फाइनली कुछ टेस्ट होंगे फुल टेस्ट, और आपकी जूनियर असिस्टेंट की फुली तैयारी हो जाएगी। हिंदी में जैसा मैंने बताया कि हिंदी में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करा देंगे, बहुत टॉप क्लास के एमसीक्यूज हैं ये टॉपिक वाइज। जब आप इसको लगाओगे तो लास्ट मैंने बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि लास्ट भी जो एग्जाम होगा उस टाइम पे भी ये एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए थे, तो स्टूडेंट बताया सर 30 में से 28 नंबर तक तो यहीं से आ गए थे, तो ये आपका आसान हो जाएगा। बेसिक साइंस अगर एडवांस लेवल की आपकी एक बार खत्म हो जाए तो चूंकि वही है साइंस, कोई चेंज तो होना नहीं है। चेंज किस में होता है, साइंस एंड टेक में, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो करंट से होता है। बाकी बेसिक साइंस तो वही रहनी है ना कि पेनिसिलिन का अगर आविष्कार किसने किया तो रहना बेसिक साइंस में। मैं बताता हूँ खास तौर से कि वैसे सपोज करो एक टॉपिक उठा लिया विटामिन,
विटामिन आपने पढ़ा, सी फंक ने नाम दिया था, एक खोज की थी, कितने विटामिन है ये सारे सबको पता है। जल में घुलनशील कौन से हैं, वसा में कौन से हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ के सच में बैठे हैं। फिर वो नाम, उसके वैज्ञानिक नाम, रेटिनॉल, थायमीन, बायोटीन है ना, नियासिन, इसका पेंटाथोनिक वगैरह। तो ये हो गया, ये सबको पता है कौन कौन से रोग होते हैं किसकी कमी से, ये बड़ी नॉर्मल चीज। कुछ चीजें विटामिन से नए क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो यकृत में कौन से विटामिन का यकृत में एक तो कौन सा विटामिन संरक्षित रहता है, भंडारित रहता है, ये आ गया। शरीर के अंदर कौन कौन से विटामिन है जो संश्लेषित होते हैं, हाँ, डी के बी 12 तीन होते हैं, डी और के बी 12। जो आपकी आंत की जीवाणु होते हैं, जैसे ई कोलाई होता है, विटामिन के का संश्लेषण करता है ना, आंत के अंदर ही विटामिन बी 12 होता है। यकृत के अंदर बताई दिया कौन कौन से विटामिन भंडार रहते हैं। लौह जो लोहा होता है उसके पाचन में कौन सा विटामिन सहायक होता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो भंडारित ही नहीं होता है। ऐसे विटामिन के बारे में बहुत सारी चीजें आ गई। तो जब आप विटामिन के बारे में कुछ नया जानते हो, बाकी जो नॉर्मल बताए वो तो सब पढ़ ही रहे हैं, अगर पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो वो भी आपके लिए नया। तो ऐसे करके साइंस में हम हर वो पोर्शन कवर करने हैं। जैसे कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर होता है, साइनोकोबालामीन नाम ही है, बट ये पूछ लेते हैं। तो पर्णहरित के अंदर एक क्वेश्चन आया था, चौंकाया था उसने, पर्णहरित के अंदर मतलब कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम हो गया। पर्णहरित वो होता है जिसके अंदर डीएनए भी होता है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए भी होता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, और कौन कौन उसके अंदर डीएनए होता है, अगर आप देखो केंद्रक के अंदर भी डीएनए हो जाता है आपका, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी डीएनए पाया जाता है आपका। तो ये सारी चीजें, माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकांड्रिया किस किस में नहीं पाया जाता, तो एक बार किसी चीज की बात हुई, उससे रिलेटेड कोई भी चीज आसपास हो, आपको सब कुछ आनी चाहिए, A to Z आनी चाहिए, एक समझ बनी होनी चाहिए, तब आप जाके, जैसे सपोज करो अभी आप श्वसन को क्या समझते हो, श्वसन मतलब सांस लेना छोड़ना, बट ये नहीं है। श्वसन अपने आप में पूरी एक चय अपचय क्रिया है। एयर के अलावा ये ग्लूकोज के विखंडन की भी क्रिया है, ऊर्जा बॉडी को मिलती है श्वसन से ही मिलती है। तो पूरी क्रिया है। वो जो सांस लेना छोड़ना होता है वो श्वासोच्छ्वास होता है। कितने एटीपी अणु 38 बन रहे हैं, तो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, पायरुविक अम्ल कहाँ टूट रहा है, ग्लाइकोजन कहाँ, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कैसे वो वहां पे इकट्ठा हो रहा है। ये जब आपको पूरी बताई जाएगी ना चीजें, तो आपकी जिस हिसाब से एक बार समझ बन जाएगी, किसी भी एग्जाम में ये सारी चीजें काम आएंगी। और बेसिक साइंस की क्लास एक आध यूट्यूब पर आएगी, बाकी सारी क्लासेज आपको पेड बैच में दी जाएंगी। फॉरेस्ट गार्ड बैच, फॉरेस्ट गार्ड बैच में अब आते हैं। चूंकि बायोलॉजी जब एक बार कंप्लीट होगी तो आपको आरओ के लिए पूरी काम आ जाएगी, यूपीपीसीएस के लिए काम आ जाएगी, जूनियर असिस्टेंट के लिए काम आ जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट गार्ड में अब तक क्या क्या हुआ उसी पर ही आते हैं, और ये कैसे आपकी हेल्प होगी आगे, ठीक है। तो चलिए फॉरेस्ट गार्ड बैच ओपन करते हैं। ये है हमारा फॉरेस्ट गार्ड बैच, ये है कंटेंट। यहाँ पर कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, सारी क्लासेज कंप्यूटर की पीडीएफ मिल गई हैं, यूपी स्पेशल की वीडियो क्लासेज मिल गई हैं, और यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिल गई। यूपी स्पेशल पर फुल टेस्ट भी आपको मिल चुके हैं। ये फुल टेस्ट फिर मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा जो आपका स्टैटिक कंटेंट है, जो करंट के अलावा बाकी बचा हुआ कंटेंट है, इन टेस्टों के अलावा बाहर आने का चांसेज ही नहीं है। सब कुछ कवर कर रखा है बड़े डिटेल में। जनरल साइंस, ये केवल टेस्ट की बात है, ऐसी क्लास में भी कवर कर रखा है। तो दो तरीके से रिवीजन हो रहा है। जनरल साइंस में काम होगा, सबसे पहला काम कि जनरल साइंस में आपके और वीडियो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के ऐड होंगे, और वो इतने कंप्लीट हो जाएंगे कि फिर कहीं से, चूंकि घटना चक्र अगर आपका है, जब मैं घटना चक्र की बात कर रहा हूँ तो घटना चक्र आपका यूपीएससी तक के उसमें क्वेश्चन होते हैं, इन डेप्थ सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपको ये क्लासेज आपने कर ली तो घटना चक्र तो भूल ही जाओ। घटना चक्र के अलावा सपोज करो, घटना चक्र में एक चीज मैंने देखी, मैं देख रहा था घटना चक्र में आपका क्या नहीं है कि बीपीएससी में किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कांच, जो कांच होते हैं जो आप लगाते हो धूप के चश्मे, इसमें कौन सा कांच यूज होता है ना, क्रुक्स कांच होता है, फ्लिंट कांच होता है। तो ये सारे कांच घटना चक्र में नहीं थे। एक था कि उसमें जो आप धूप का लगाते हो उसका पूछा गया, बाकी का नहीं पूछा। प्रयोगशाला में कौन से कांच का यूज होता है, इस तरीके से उच्च ताप पर गर्म करने वाले बर्तनों में कौन से ताप का यूज होता है, कांच का यूज होता है, ये मैंने उसमें डाल दिया। और जो चीजें आपकी कहीं नहीं है लेकिन पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में, वो आपके वहां पर आ गई हैं बड़ी सिंपल भाषा में, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जनरल साइंस पर काम होगा, तो ये जनरल साइंस आपकी पूर्ण कंप्लीट हो जाएगी।
एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, इससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं, पूरा टेस्टेड है, वन दरोगा के वही टॉपिक हैं, इतने तरीके से कराए हुए थे। तो इस पर आपको दो तरीके की क्लास मिल गई है, रेगुलर क्लास मिल गई है और वैल्यू एडिशन। पहले आप रेगुलर करो, इसके बाद वैल्यू एडिशन पे चले जाओ। नोट बना सकते हो तो नोट बनाओ और इतने बार रिवीजन कर लो इसको कि पूरा याद हो जाए। इसके बाद दिसंबर महीने में इस पर क्या होगा, आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वही 10-15 दिन बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हर एक टॉपिक पर किसी में 200 क्वेश्चन है, किसी में 300, किसी में 350 तक क्वेश्चन हैं। ये 15 टॉपिक तो ऐसे कवर हो जाएंगे कि आपकी क्लास में जो चीज़ें उससे कई गुनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में, फिर उससे बाहर जाने का चांस नहीं बनता। 50 नंबर ये कवर हो गया, यूपी स्पेशल कवर हो गया आपका 20 नंबर का, और 15 नंबर का आपका कवर हो गया क्या, कंप्यूटर। अब बचा 15 नंबर का, 15 नंबर में आपकी बायोलॉजी है और गणित है। तो अगर 7.5 मान लो तो बायोलॉजी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी कि उससे बाहर जाने का चांस नहीं। लास्ट में केवल 7.5 नंबर का बचेगा, जिस पर हम सबसे लास्ट में काम करेंगे। ये है आपका फॉरेस्ट गार्ड वालों का। तो बिल्कुल तरीके से पढ़ लो, आप लोगों का तो इससे आसान होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, अगर बाहर कंटेंट नहीं है और बाहर किसी को पता ही नहीं है ये क्या होते हैं, टॉपिक की पूरी जानकारी तक नहीं होती है लोगों को कैसे पढ़ाना है, बस केवल ऊपर सतही जो देख लिया यूपीएससी की बुकों में जो मिल गया थोड़ा बहुत वहां से पढ़ा दिया, तो ये अलग है। ठीक है, जैसे वन आपदाएं हैं, आग वाला आ गया था कैनोपी फायर, किसी को पता ही नहीं है कि सबसे खतरनाक फायर कौन सी होती है वनों की, कहीं नहीं मिलेगा, देख लो कहीं पे जाके कि कितने टाइप की फायर होती है, कौन होता है, टुकड़ों में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हैं यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड बैच में। ये बैच भी आपका जैसा मैंने बताया केवल 7.5 नंबर का रह जाएगा आपका, जो सबसे लास्ट में होगा। बाकी आप पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। बायोलॉजी इतने तरीके कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, फुल टेस्ट आपको मिल ही गए हैं, कंप्यूटर पर भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। फिर आते हैं हम अपने वहीं पर, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, अब आते हैं बीपीओ बैच। बीपीओ बैच में आपका ऑलमोस्ट चीज़ें जो कोर्स की हैं कवर हो गई हैं, इतने अच्छे से कवर हो गई टेस्ट के माध्यम से, टॉपिक वाइज टेस्ट जो हैं इसका फुल टेस्ट के माध्यम से, कंटेंट और वैल्यू एडिशन कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। इनको जितनी बार आप पढ़ सको पढ़ते रहो। आज की न्यूज़ देता हूं, आज एक स्टूडेंट गए थे सतीश पांडे, आप लोगों के बैच में, पेड बैच में, इन्होंने वही बताया कि जैसे सचिव जी से बात करने पर जो भी मार्केट में चल रहा है, ये लोग जनवरी वगैरह बोल रहे हैं, बट जितनी आइडिया लग रहा है फरवरी में अगर आपका एग्ज़ाम हो तो संभावनाएं हैं, बाकी जनवरी में अभी आपके एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहो। अगर पहले आप 6 घंटे पढ़ रहे थे तो 4 पढ़ लो, थको मत, बट वो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के जरूर रखना। अगर पढ़ाई में आपने रिदम तोड़ दिया ना, एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो ना, तो सब खत्म हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को कोई भी समय, अगर फरवरी में भी हो रहा है एग्जाम, तो ये समय ज़्यादा नहीं है, बड़े आराम से आपका पढ़ाई करते रहो, कम पड़ जाएगा। जिस दिन एग्जाम डेट अनाउंस हो गई उस दिन ये समय कम लगने लगेगा, इतना कंटेंट हो गया। आगे इस पर क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि अब मैं खुद अध्ययन कर रहा हूँ, नेक्स्ट 15 डेज तक अध्ययन करूंगा, तो आपका काम फिर बहुत आसान हो जाएगा। स्कीम आपकी मौखिक सबको याद करा दूंगा, यूपी वगैरह की सब बहुत आसान करा दूंगा। यूपी की स्कीम हो गई, केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो आपके काम की वो, प्लस यूपी का करंट, इन सब पर काम होगा आपका 15 से 20 दिन बाद, करंट पर और स्कीम पर। इसके बाद कंप्यूटर के कुछ टॉपिक उठाए जाएंगे जो कठिन है, कुछ पे तो काम हो चुका है जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह, इस पर सोशल मीडिया पर। कुछ और टॉपिक जो कठिन हैं उन पर थोड़ा बहुत काम होगा, और फिर फाइनली बार बार हमें तो यही कराना है कि आपको ये सारी चीज़ें जो मिल गई, अगर यही अब तक जितनी मिल गई वो रिवाइज कर रहे हो तो 90 नंबर आपके कोई नहीं रोक रहा। और जो लोग 90 ले आ रहे हैं ना, वो टॉपर हैं, गिने चुने 85 87 तक जाते हैं जब नया सिलेबस हो। ये मैक्स टू मैक्स मैंने लिमिट बता दी आपको। तो अगर आप इस लेवल के हैं और ये यहाँ से आ रहा है जो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं बोलता हूँ कि इतनी चीज़ें बार बार पर डे एक फुल टेस्ट लगाओ, एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओ, और 2 क्लासेज आप पर डे रिवाइज करो। 2 क्लास कोई भी सब्जेक्ट की उठाओ, एक फुल टेस्ट और एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इतना आपने मिनिमम टारगेट बना लिया ना, और नेक्स्ट 1 महीने तक फॉलो कर लो, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट रहेंगी। आगे जो मैंने बताया कि जो आपका आगे होने वाला है वो ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी, और फाइनली जो फुल टेस्ट के माध्यम से है ना, वो रिवीजन बहुत करा दिया जाएगा।
क्योंकि अभी क्या है, एक आपकी भी ऊर्जा होती है, प्लस अगर अभी सारी चीज़ें बार बार करा दी, फिर जब मेन टाइम आएगा ना, उस टाइम पे कराने का होगा, तो आप लोग क्या, यही आ जाएगा ना मन में, ये तो करके बैठे हैं, अब क्या है। तो कुछ चीज़ें 10% हमें भी अभी बचा के रखनी है, जो लास्ट के 30 दिन या 40 दिन में आपका सारा काम कराया जाएगा। यहाँ पर जिसने जो भी बैच लिया है, स्टूडेंट की गलतफहमी क्या है कि उनके साथ जैसे होता है ना कि उन्होंने बैच लिया, उनको कंटेंट दिया, छोड़ दिया गया, तो वो शुरुआत में ही घबराते हैं कि ये चीज़ मिली, ये नहीं मिली। देखो, आपका अगर यहाँ बैच चल रहा है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ, तब तक का हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। एग्जाम जिस दिन होगा, उस दिन तक चीज़ें चलानी होती हैं, खासतौर से लास्ट के 30 दिन में हमें बहुत सारी चीज़ें और रिवीजन, क्योंकि इंगेज रखना होता है। आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, सिंपल सी बात है। ये नहीं कि आपको कंटेंट दे दिया गया, कंटेंट दे के और छोड़ना होता तो सब लोगों का कंटेंट ऑलमोस्ट पहुंच गया, जिसका नहीं पहुंचना 8-10 दिन में दे देते, नया बैच शुरू करते। एजीटीए वाले बहुत दिन से बोल रहे हैं, उनका शुरू करते, या कोई और एग्जाम है, बट नहीं किया जा रहा है। तो सिंपल है कि आपको जो कंटेंट मिला है, बीच में अगर कोई चीज़ का एक हल्का सा समय दिया गया कि 10 दिन अब इसको पढ़ लो, तो समय पढ़ने के लिए दिया गया। आगे जब फिर से काम शुरू होगा, तो आपको सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे ये बात है, सब लोग माइंड में बसा लो कि हर एक बैच पर मेरी नज़र है, इसलिए सीमित बैच शुरू किए जाते हैं। जहाँ जो काम कराने की ज़रूरत है, जैसे काम कराने की ज़रूरत है, वो कराएंगे, उसी टाइम पे होंगे। आपका काम है कि जितनी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई, उसमें आपके कम से कम 90 to 95% कवर हो। कुछ लोग होते हैं 10% कवर नहीं है, लेकिन उनको तुरंत ही आते ही चाहिए कि सर ये थोड़ा सा ये और मिल जाता। अरे पढ़ तो लो, जितना मिलना है, मिलने को क्या है, मिलने से काम नहीं चल रहा है, दिमाग में ले आओ, ठीक है। तो जब तक आपका, जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512, और फिर से वैकेंसी आ गई है जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट हमें उस लेवल पे कराना है, जैसे मैंने बोला 2 लेवल पे हमें इसकी तैयारी करानी। एक आपका पूर्ण जीएस की, क्योंकि जीएस ही ऐसा क्षेत्र है, सोचो हिंदी में वो आपसे क्या बाहर से पूछेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम एग्जाम्पल है, वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्कोप ही नहीं है हिंदी में, तो हिंदी तो आप पूरे में पूरा कर सकते हो, एक बार भी पढ़ लिया। जो सबसे ज्यादा डायनामिक पोर्शन होता है वो जीएस होता है। जीएस में आप लोग तो देखेंगे इतने कि 15 ही नंबर का है, 20 नंबर की आ रही, तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, ये सोच सकते हैं। इतने सोचने पे मत जाओ, 5 नंबर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर काम कराने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ इनके पास बड़ा स्कोप होता है। पिछली बार इन्होंने करंट में जो चीजें थी ना, करंट में न्यूज में रही या कहीं पे थी पिछले 1 साल, वहां से जीएस के 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन पूछ लिए थे। आपको लग रहा था तो जीएस से कहाँ से आई, ऐसी आ सकती, अरे नहीं, वो उनका ट्रेंड समझना पड़ेगा कि जहाँ जीएस कम पूछी जाती है, तो वहाँ 2 तरीके से ये लोग कभी भी मुड़ सकते हैं। या तो कॉन्सेप्चुअल चले जाते हैं फुल्ली, तो सब कुछ आपको पता हो, और या फिर ये चले जाते हैं बिल्कुल फैक्चुअल, जो करंट में न्यूज में है, तो करंट में न्यूज में उठाते हैं, वो कॉन्सेप्ट से रिलेट हो जाता है। सपोज कोई G20 हो रही है, जहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो उस स्थान का पूछ दिया, उसकी राजधानी पूछ दी, अब आपको लगेगा ये तो बेसिक आ गया, है ना, जो कन्वेंशनल वो आ गया, कन्वेंशनल नहीं आया, वो करंट में न्यूज में था, इसलिए वो आया। समझ गए, इस तरीके से सारा काम होगा। तो मेन जो फोकस मैंने बता दिया, बीपीओ बैच, आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल लगे रहो। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा, लास्ट के 30 से 40 दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जाएगी। तो अभी से रेडी रहो, मेहनत तभी कर पाओगे, तभी साथ में चल पाओगे, जब पर डे एक फुल टेस्ट, एक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। ये इसमें डेली कोई बोलने थोड़ी आएगा आपको, लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ये टाइमिंग दे रहे हैं। कुछ लोग इतने वो होते हैं, अरे बड़े हो गए हो, अब पर डे कोई डंडा लेके नहीं खड़ा रहेगा। आपको टाइमिंग दे दी, चीजें दे दी, घर पे जब समय मिल रहा है इतना कर लो। प्लस 2 क्लासेज आपको कवर करनी मिनिमम, इनका रिवीजन हार्ड कॉपी से, इतना करते चलो। नेक्स्ट 1 मंथ सारी जितनी अनिश्चितताएं हैं एग्जाम को लेके वो छट जाएंगी। 15 से 20 दिन में सब कुछ, 15 दिसंबर को इनका पहला एग्जाम है, तो अगर ये उस तक का इंतजार कर रहे हैं कि तब हम डेट निकालेंगे, तो इनको पहला एग्जाम हो जाने दो। 15 दिसंबर तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तब तक आप अपने एंड से 80 से 90% चीजें आपको आनी चाहिए। रैंडमली हमने कोई भी टेस्ट पिछला उठा के दे दिया ना, तो आपके उसमें से 90% नंबर कम से कम आने चाहिए। इतनी तैयारी करके हर एक व्यक्ति बैठ जाओ। जूनियर असिस्टेंट बता दिया मैंने कि जूनियर असिस्टेंट 5512, चूंकि नई वैकेंसी भी आ गई हैं, वो भी स्टूडेंट, उनको भी पढ़ना है, तो इस बैच को बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। इसके साथ में इतना पिन पॉइंटेड करा देंगे कि जीएस लास्ट में इतनी पिन पॉइंटेड हो जाएगी कि 15 दिन में आपकी जीएस, जो एग्जाम में आपकी 80 से 90% तक आने वाली है ना,
वो हम समराइज करके दे देंगे, लेकिन उसके पहले ये कवर करके बैठना, फिर बता रहा हूँ, तभी समझ में आएगा कि बोल क्या रहा हूँ। इतनी जीएस पढ़ लो, हिंदी में टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, तो बेसिक क्लास प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर लिया, उससे बाहर नहीं जाएगा, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तो उस लेवल पे हो ही गए कि बाहर जाने के चांसेस खत्म हो गए, तो आपका बचा क्या? रीजनिंग बची है थोड़ी बहुत, लास्ट में काम हो जाएगा उस पर, तो आपका कुछ बच नहीं रहा है। आप इस चीज़ को बहुत तरीके से कर लो। ये वीडियो हम आगे देखते हैं। हाँ, ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी, बाकी ऐप पर मैंने दिखाया जीएस रिवॉल्यूशन, आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, प्ले स्टोर पर सर्च कर दो, टेलीग्राम पर सर्च कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर दो, कहीं पे भी जीएस रिवॉल्यूशन लिख के सर्च करोगे, आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा और यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा। जब इसको आप सर्च करने के बाद कहीं से भी ज्वाइन करते हो, तो ऐप से भी डायरेक्ट बैच ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो लिखी हैं। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ये नाम देख लेना और स्क्रीनशॉट दो में से किसी एक पर भेज देना, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग भी देख रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है चीज़ें, वो अपने आसपास जरूर शेयर करते रहो, क्योंकि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट शेयर किया था, बहुत सारे पब्लिकेशंस प्रमोशन वाली चीज़ें आती। मेरा बिल्कुल है सिंपल कि मुझे माउथ पब्लिसिटी से आगे बढ़ना है। जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहा है, जिसे समझ में आ रहा है, जिसने उन चीज़ों को फील किया है, वो आगे बढ़ाए, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब अपने आसपास शेयर करते रहो, जो भी आपके फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, जिसे भी पढ़ना है उस तक ये चीज़ें जरूर पहुंचाओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।